दौरान तरबियत भी शाज़ व नादर ही वो 100% रिजल्ट हासिल किया करता था, लेकिन आज हैरत अंगेज तौर पर नतीजा 100% बरामद हुआ था। एक के बाद दूसरा धमाका हुआ और जैसे वहाँ क़यामत बर्पा हो गई। धमाकों का आगाज बारूद खाने से हुआ था, जिसने इर्द गिर्द 100-150 गज में मौजूद हर शय को निस्तो नाबूद करके रख दिया था। उसके बाद बैरकों का नंबर आया, फिर पार्किंग में मौजूद गाड़ियों का और सबसे आखिर में पेट्रोल टैंक का। यहाँ तो जैसे क़यामत बर्पा हो गई थी। कैप्टन जमशेद इस दौरान अपनी बंदूक समेत जंगल से बाहर जाने वाली सड़क के किनारे कात लगाकर बैठ गया। उसने देखा था कि इस कैंप की सिक्योरिटी का इंतजाम ज़्यादातर बीएसएफ के पास ही है, मगर अंदर के तमाम मामलात को राह खुद हैंडल कर रही थी। पेट्रोल का डिपो जलने से मुसलसल धमाके हो रहे थे। दूसरी तरफ तबाहकुन बारूद ने क़यामत मचा रखी थी। इस कैंप के इर्द गिर्द मौजूद करीबन हर इमारत अपने सामान और मकीन समेत उस जहन्नम का बंधन बन रही थी। कैप्टन जमशेद ने अब खतरे के सायरन सुनने शुरू कर दिए थे, लेकिन वो जानता था कि अब ये लोग कुछ भी करने के बावजूद कैंप को नहीं बचा सकेंगे। उसे अब अपने लिए सवारी का इंतजाम करना था। देखते ही देखते सड़क पर आमदोरफ्त शुरू हो गई। घबराए हुए जवान खौफजदा पेड़ों की तरह जिसका मुंह उठा भागे चले जा रहे थे। शायद उनके ज़हनों में दूर दूर तक कभी ये बात नहीं रही होगी कि उन्हें ऐसे हालात से भी गुजरना पड़ेगा। वो तो अपनी दास्त में बड़े ही महफूज बैठे हुए थे। अब इस तरह अचानक टूटने वाली आफत से उनके हाथ पांव ना खुलते तो और क्या होता। जीपों की आमदोरफ्त भी शुरू हो गई थी। कुछ जीपें कंपनी हेडक्वार्टर से उस तरफ आ रही थी और 2-4 उधर से गई थी। जमशेद अंदाज़ा कर सकता था कि जो जीपें इस तरफ से गई हैं उनमें तो जान बचाकर फरार होने वाले अफसर ही हो सकते हैं। उनके लिए इस आग पर काबू पाना मुमकिन ही नहीं था। आग ने अब जंगल को अपनी लपेट में ले लिया था। हरे भरे दरख्त कुछ लकड़ियों की तरह जल कर गिर रहे थे। अचानक ही एक जीप जमशेद से कुछ फासले पर आकर रुकी थी। ये गालबन कोई आर्मी अफीसर था जो गालियां देकर भागने वालों को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उन्हें रोकना उसके पास की बात दिखाई नहीं दे रही थी। उसने जंगल की सिम्मत से हाथी की तरह झूमती हुई एक जीप को हाथ देकर रोकना चाहा और जो उसके नज़दीक से ज़्यादा तेज़ी से आगे निकल गई। अफीसर ने जो इस वक्त शब खाकी का लिबास पहने हुए थे, जीप सवारों को ज़ोर ज़ोर से गालियाँ देना शुरू कर दी और तेज़ी से जीप की तरफ बढ़ा, लेकिन उसे जीप तक पहुंचना नसीब न हुआ। कैप्टन जमशेद ने एक ही गोली में उसे ढेर कर दिया था। फिर एहतियातन 2-3 और गोलियां उस पर खाली कर दी। लाश को उसने सड़क के कोने से घसीटकर दरख्तों के झुंड में फेंका और उसकी जीप संभाल ली। जीप का रुख कंपनी हेडक्वार्टर की तरफ था। बारूद फटने से होने वाले जोरदार धमाकों में उसकी गोलियों का नोटिस किसी ने ना लिया था। उसने जीप को उसी सड़क पर डाला था जिस पर चलकर यहाँ तक आया था। अब वो ज़ेरे तमीर इमारत के नज़दीक पहुँच चुका था, जहाँ से ये सड़क घूमकर कंपनी हेडक्वार्टर की तरफ जाती थी। जब अचानक ही उसे सामने से एक ट्रक अपनी सिमत आता दिखाई दिया। ये आर्मी ट्रक था जिसमें शायद कुछ जवानों को उस तरफ ले जाया जा रहा था। ट्रक ने उसे रुकने का इशारा किया और जमशेद ने अचानक जीप को जोरदार ब्रेक लगाकर रोक दिया। उसके साथ ही उसका हाथ अपनी गन की तरफ बढ़ा और वो जीप से नीचे उतर आया। ट्रक ड्राइवर के लिए उसका इस तरह रुकना इतना अचानक था कि उसके अचानक ब्रेक लगाने से ट्रक उल्टे उल्टे बच गया, लेकिन कहाँ तक बचता। कैप्टन जमशेद ने अपनी गन उसकी तरफ सीधी की और बौखलाए हुए ड्राइवर की तरफ फायरिंग शुरू कर दी। गोलियां विंडस्क्रीन तोड़कर उसके दिमाग में घुस गई थी और ट्रक उलट कर गिर पड़ा। उसमें मौजूद जवानों की चीख व पुकार उसे यहाँ तक सुनाई दे रही थी। गो टू हेल, कैप्टन जमशेद ने कहा और जीप आगे बढ़ा दी। वो जानता था इस हादसे के बाद से सरहद पर फौजों की तादाद 4 गुना हो चुकी होगी और अब तो किसी कीमत पर भारतीय इंटेलिजेंस के लोगों से कम इस इलाके से सरहद अबूर नहीं करने देंगे। अपनी घड़ी पर नजर रखने से उसे इल्म हुआ कि रात का 1 बज चुका है। अचानक ही एक ख्याल से उसके रगो पैर में बिजलियां सरायत कर गईं। उसे इल्म था कि रात को 1:30 और 2 बजे के दरमियान एक मालगाड़ी इधर से गुजरती है। वो फिर गंगा नगर की तरफ जाती थी। फिर वक्त यही उसकी मंजिल थी।
आसमान पर बिखरे सितारे उसे हिम्मत का अंदाजा करवा सकते थे, लेकिन उसने अपने नाकिस इल्म की बिना पर सितारों पर तकिया करने की बजाय अपने अंदाजे के मुताबिक किस्मत आजमाई का फैसला किया था। उसे अपने मुल्क ही में इस बात का इल्म था कि कंपनी हेडक्वार्टर शहर की तरफ जाने वाले रास्ते पर करीबन 3 या 4 किलोमीटर दूर जाकर रेलवे लाइन आती थी। चारों तरफ अपनी गर्दन घुमाने से उसने देखा, एक तरफ कंपनी हेडक्वार्टर था, दूसरी तरफ सरहद, तीसरी तरफ वो जंगल और शुमाल में चौथी हिम्मत बाकी थी। उसने जीप को उसी रास्ते पर डाल दिया। कच्चे पक्के टेढ़े मेढ़े रास्तों पर वो पूरी रफ्तार से जीप भगा रहा था। पेट्रोल गेज ने उसे खासा मुतमिन किया हुआ था। 20-25 मिनट की किस्मत आजमाई के बाद उसे बिल आखिर जीप की हेडलाइट्स में एक खेत के किनारे ट्रैक्टर खड़ा दिखाई दिया। जमशेद सीधा उस तरफ चला गया। एक नौजवान ट्रैक्टर स्टार्ट कर रहा था। यहाँ लोग अपने खेतों में रात के इस हिस्से में काम शुरू कर दिया करते थे। अचानक अपने सर पर फौज की जीप और बीएसएफ के इंस्पेक्टर को देखकर वो घबरा गया। जय हिंद सरकार, उसने अपने दोनों हाथ बांध दिए। जय हिंद, जमशेद ने बड़े गंभीर लहजे में कहा और फौरन ही अगला सवाल ताक दिया। क्या नाम है तुम्हारा? जी करशन मूर्ति, उसने बदस्तूर हाथ बांधे हुए थे। किस गांव के हो? जमशेद ने बारोब लहजे में अगला सवाल पूछा। जी भीमनगर का महाराज। क्या बात है माई बाप, मैं सरपंच नथू लाल का भांजा हूँ, मुझे शर्मा साहब जानते हैं। उसने अपनी सफाई पेश की। ओह, तुम तो फिर अपने यार हुए। करशन मूर्ति, तुम कितनी देर से यहाँ खड़े हो? उसने बड़े एतमाद से पूछा। मैं महाराज आधे घंटे से यहाँ मौजूद हूँ। ये धमाकों की आवाजें कैसी थी? हम तो बड़े परेशान हो गए थे। करशन मूर्ति ने जवाब के साथ ही सवाल कर दिया। करशन मूर्ति, यहाँ कुछ खतरनाक घुसपैठिए आ गए हैं। तुम ये बताओ, तुमने कुछ देर पहले किसी को भी इस तरफ आते जाते तो नहीं देखा? जमशेद ने अपने लहजे का एतमाद कायम रखा था। नहीं महाराज, इस तरफ तो कोई नहीं आया। हम तो इस बात का खास ख्याल रखते हैं, मेजर शर्मा साहब की हम बहुत अरसे से सेवा कर रहे हैं। करशन मूर्ति ने मुस्तैदी दिखाई। यार, मैंने 2 रोज पहले ही चार्ज लिया है। मैं इससे पहले इस इलाके में कभी नहीं रहा, इधर पंजाब और बंगाल में रहा हूँ। हम लोग घुसपैठियों को तलाश कर रहे हैं। तुम्हारे ख्याल से अगर वो इधर आए तो कहाँ जा सकते हैं? ओह, याद आया, इस तरफ रेलवे लाइन भी तो है। किधर है रेलवे लाइन? यकीनन वो उस तरफ गए होंगे। जमशेद ने बड़ी होशियारी से अपना उल्लू सीधा किया। महाराज, वो तो इस तरफ है, बस कोई 1.5-2 किलोमीटर दूर होगी। करशन मूर्ति ने जनूब की समत इशारा किया। तुम्हें कुछ इल्म है इस वक्त कोई गाड़ी गुजरती है वहां से? मैं तो यार अभी इस इलाके के मुतालिक कुछ नहीं जानता। जमशेद ने लापरवाही से अगला सवाल भी पूछ लिया। महाराज, गाड़ी की भली पूछी आपने। रात को एक माल गाड़ी आती है, कभी 1:30 बजे और कभी 2:30 बजे। कोई एक वक्त हो तो कहूँ? करशन मूर्ति ने देहाती लहजे में कहा। ओके ठीक है करशन, तुम्हारा धन्यवाद, लेकिन चौकस रहना, इस तरफ जरूर आएंगे। ख्याल रखना, उन्होंने हमारी सीना फौज की वर्दी पहनी होगी। उनसे सावधान होशियार रहना, साले बच कर न जाने पाए। महाराज, हम भी भीमनगर के राजपूत हैं। सालों को बांधकर शर्मा साहब के यहाँ पेश न कर दिया तो मेरा नाम बदल देना। उसने अपनी मूंछों को ताव देते हुए कहा। करशन मूर्ति से उसने रेलवे लाइन की तरफ जाने वाला रास्ता पूछ लिया था। उसने बताया था रास्ते में एक नहर के पुल से गुजरने के बाद रेलवे लाइन आ जाएगी, और हाथ के इशारे से आसान रास्ता भी समझा दिया था। जमशेद उसका धन्यवाद करके जीप में बैठ गया। नहर के पुल पर पहुंचकर उसने एक लम्हे का मौका किए बगैर जीप को स्टार्ट करके नहर की तरफ उसका मुंह किया, फिर अपने पास मौजूद बंदूक और गोलियां भरी नहर पर होकर और चंद गज दूर रेलवे लाइन की तरफ भागने लगा। रात का 1:30 बज चुका था। अब किसी भी लम्हे ट्रेन आ सकती थी, लेकिन वो उसे रोकेगा कैसे? रेलवे लाइन की तरफ जाते हुए उसके दिमाग में ख्याल आया। फिर ट्रेन को रोकने की तदबीर भी उसने सोच ली और अपनी रफ्तार तेज कर दी। करीबन भागता हुआ वो रेलवे लाइन तक पहुंच गया। अब उसे सिग्नल वाले खंभे की तलाश थी जो यहाँ से 15-20 गज दूर लगा हुआ था। चंद मिनट बाद जमशेद बंदरों की तरह मजबूती से लोहे के खंभे पर हाथ जमाता हुआ सिग्नल तक पहुंच गया। उसने अपने हाथ से सिग्नल डाउन किया और नीचे उतर आया।
रेलवे लाइन जमीन से कदरे ऊंचाई पर नहीं हुई थी। सिग्नल से चंद गज के फासले पर वो झाड़ियों में छुपकर बैठ गया। उसने रिवॉल्वर अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। फिल वक्त उसके पास सबसे बड़ा हथियार यही था। उसके जरिए उसने भारतीय फौज से मुकाबला करना था। झाड़ियों में उसने अगले 17 मिनट जिस अजियत और बेचैनी से गुजारे, इतनी अजियत और बेचैनी का सामना उसे जिंदगी में उससे पहले कभी नहीं हुआ था। गाड़ी के इंतजार में उसके आसाब तड़पने लगे थे। नजदीक दूर होने वाली मामूली सी आड़ पर भी वो चौंक चौंक उड़ता। मुबादा दुश्मन उसके ताक़ुब में यहाँ तक ना आ गया हो। लेकिन कुदरत भी शायद उन लोगों पर जरूर मेहरबान होती जो जिंदगी के तल्ख तरीन हालात से भी हार तस्लीम नहीं करते। उसे अपने इंस्ट्रक्टर की हर बात अजबर हो चुकी थी। कुक जमशेद, किसी भी बदतरीन सिचुएशन में घर जाओ तो घबराने से मसाइल हल नहीं होंगे। इंतहाई बुरे हालात में भी उम्मीद की कोई ना कोई किरण अपने अंदर जगाए रखना। आदमी हालात से नहीं हारता, अपने आप से जरूर हार जाता है। वर्स्ट पॉसिबल को अपने ध्यान में रखो। अपने आप को नताइज के लिए तैयार रखो और जो भी करना है कर गुजरो। यही है बेहतरीन लाहे अमल। अगर घबरा जाओगे तो जीती हुई जंग हार जाओगे। लुक यू आर सोल्जर। और सिपाही लड़ता है आखिरी गोली तक, आखिरी दम तक। उन्होंने एसएसजी कोर्स के दौरान उन्हें बताया था और उसने हमेशा बेहतरीन शागिर्द होने का सबूत दिया था। डोंट वरी सर, मैं लड़ूंगा आखिरी गोली तक, आखिरी सांस तक। उसने अपने अज़म का इरादा किया। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।